एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। माय नेम इज मेघना एंड आई एम योर रीजनिंग मेंटर। सो आप सभी को पता है यहाँ पे आपकी सीरीज चल रही है टॉप 1000 MCQs वाली फॉर योर सीसेट एग्जामिनेशन 2026। आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 2026 का पेपर देना चाह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, सो ये सारे ही सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिफरेंट डेज पे आपको हर एक वीक यहाँ पे 3 वीडियोस मिलती है। मैथ्स की मिलती है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की मिलती है और यहाँ पे रीजनिंग की मिलती है। और रीजनिंग की वीडियो आपको यहाँ पे सैटरडे को मिलती है। सो आई होप आप सभी इन सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और इनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होती है टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उसी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आप इन सभी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करते करते आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो रही होगी। और रीजनिंग का जो पार्ट है एटलीस्ट हम इसे तो क्लियर ही कर पाएंगे, राइट? ये मन में आपके आ रहा होगा और कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो रहा होगा नेक्स्ट ईयर सीसेट के लिए। ओके, सो लाइक जरूर करिएगा इन वीडियोस को एंड यहाँ पे कमेंट जरूर करके बताइएगा गाइस कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, सो दैट वी विल नो व्हाट इज योर फीडबैक हियर। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ये वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि नेक्स्ट भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको देते रहें, नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही सेशंस मिलते रहें इसी चैनल पर, एडुटैप यूपीएससी चैनल पर। एंड आई होप आप इस चैनल पर न्यू मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी चैनल को। ठीक है, सो इसमें अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार यहाँ पे सीसेट का पेपर देगा और जिसको अभी तक कुछ चीजें का आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ही। ठीक है, तो ये गाइड बुक आपके कंप्लीटली आपका जो सिलेबस पार्ट है और जो स्ट्रेटेजी पार्ट है, हाउ कैन यू क्रैक सीसेट इन वन गो, और यहाँ पे सिलेबस जो हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, सारी चीजें आपको बताई गई है इस गाइड बुक के अंदर। प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आपको गाइड बुक के अंदर मिल जाएगा और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली विदाउट एनी कॉस्ट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो फीडबैक जरूर बताना है आपको गाइस। ठीक है, चलिए सो हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको पता है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का चैप्टर चल रहा था एंड ये पार्ट 2 है आपका। मैं अलग अलग पार्ट्स में आपके चैप्टर्स करवा रही हूँ यहाँ पे, और पार्ट 2 आज आपका ब्लड रिलेशन का है। और हर एक पार्ट में याद रखिएगा हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो ये सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस सीरीज के अंदर और थोड़ा लंबी सीरीज चलेगी, तो साथ जरूर दीजिएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से लेकर क्यूब अनक्यूबाइड ये टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, सारे कवर होंगे आपके इसी सीरीज के अंदर। एंड हर एक सेशन में मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक क्वेश्चन जरूर कराऊं, तो सॉरी 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, मतलब और उसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में मिलेगा आपको हर एक वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? कैसे रिलेट करता है ए? अब यहाँ पे आज की इस वीडियो का आप समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो हम क्या कवर कर रहे हैं। हम कवर कर रहे हैं डेटा सफिशिएंसी कवर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम सीखने वाले हैं जो कि ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होंगे। आपने देखे होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? तो बिल्कुल भी कुछ चीजें आपके छूटे ना किसी भी चैप्टर से, यहाँ पे हम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मेरे पास क्वेश्चन है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे बेस्ड आपको 2 स्टेटमेंट गिवन की गई हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब यहां पे आप देखो 4 ऑप्शन गिवन किए गए हैं आपको। आप इन ऑप्शंस को पहले पढ़ो। क्या कहा गया है? कहा गया है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि भाई आपको कहा गया है कि यहाँ पे 1 अलोन मतलब सिर्फ पहली स्टेटमेंट से यूज करके आंसर निकल रहा है। कौन सा आंसर? इसका आंसर, इसका। या तो सेकंड अलोन मतलब फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा पर सेकंड वाले को यूज करके आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आप क्या देखोगे यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब दोनों को ऐड भी कर दो तो भी आंसर नहीं आ रहा है।
ऐसा अगर होगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी चूज करना पड़ेगा। और अगर दोनों से मिलकर आंसर आ गया तो आपका डी ऑप्शन होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे या अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे सो चांसेस है कि आप कंफ्यूज जरूर होंगे इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त। कंफ्यूज्ड आंसर तो हमें नहीं करना है, हमें तो एक्यूरेसी लेके आनी है। तो यहां पे आपके पास देखो, फर्स्ट को ट्राई करो, फर्स्ट से आंसर निकालने का ट्राई करो, आता है तो ठीक है ये ऑप्शन, नहीं आता है तो सेकंड वाले से ट्राई करो। सेकंड वाले से आंसर आता है तो ठीक है ये ऑप्शन, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। अब दोनों से अगर आंसर नहीं आया है तब आप दोनों के डेटा को कंबाइन करके आंसर निकालने का ट्राई करो। तो इसका मतलब पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट ही यूज करोगे, दूसरी को भूल जाना है। अब दोनों को जब आपने किया, ऐड किया, कंबाइन किया, अगर आंसर आता है तो कौन सा ऑप्शन चूज होता है कि बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी और रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास 1 and 2 बोथ टुगेदर नेसेसरी वाला आंसर आएगा या सफिशिएंट आंसर आएगा। अगर इससे भी आंसर नहीं आया, अगर दोनों को कंबाइन करके भी नहीं आया, तब बोलते हैं आर नॉट सफिशिएंट, 1 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। हो गया क्लियर? अब इसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहला है मेरे पास कि बी जो है वो सी का ब्रदर है। पूछा क्या गया है, इस पे फोकस करो। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए कैसे रिलेट कर रहा है बी से। तो आपका रिलेशन बताना है ए का बी से। ओके, अब कहा गया है, पहला पढ़ो सिर्फ फर्स्ट वाला, कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी हु इज द डॉटर ऑफ, हु मतलब सी के लिए है, हु इज द डॉटर ऑफ ए, तो ये ए की डॉटर होगी, तो ऐसे बनेगा। अब आप बताओ ए और बी एक फैमिली ट्री में तो आ गए हैं, क्या आप ए का जेंडर जानते हैं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। ए कैन बी द मदर ऑफ बी और फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे हम ए का रिलेशन नहीं बता पाए, जब तक एक स्पेसिफिक एक सिंगल आंसर नहीं आता ना आपका, तब तक आपको ये बोला जाएगा कि आपने आंसर नहीं निकाला। क्लियर है? तो एक सिंगल स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे चाहिए होता है इसके लिए। तो ए जिसका रिलेशन पूछा गया होगा उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट सफिशिएंट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, डी इज द हस्बैंड। अब सेकंड में कहा है कि डी जो है वो हस्बैंड है ए का। क्या यहां से बता पा रहे हो आप बी के लिए रिलेशन? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बी इंक्लूड ही नहीं है। ऑब्वियसली इसको तो देखकर ही आप कैंसिल आउट कर सकते थे, राइट? बट अब मैं क्या करूंगी, दोनों के डेटा को कंबाइन कर दूंगी। दोनों डेटा को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे पता चला कि बी और सी तो ऐसे ही थे और यहां तक ए मेरे पास फर्स्ट से था। अगर मुझे पता चला कि जो डी है वो हस्बैंड है ए का, तो ऑब्वियसली ए विल बी द वाइफ, ए विल बी द फीमेल। अब यहां से क्या हमें पता चल रहा है कि ए बी का मदर है। बिल्कुल, यहां से एक क्लैरिटी मिल चुकी है ए के जेंडर की, तो ए इज द मदर ऑफ बी। अब आंसर आया कि नहीं आया? यस, बिल्कुल आया। पर कैसे आया? दोनों को कंबाइन करके आंसर आया है। क्या करके आया है? कंबाइन करके आंसर आया है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वीडियो एक बार पॉज करके देख लो और उसके बाद फिर इसको मतलब बाद में एक्सप्लेनेशन देखना, पहले खुद से सॉल्व करके देखो। देखो, हाउ जेरी इज रिलेटेड टू मैरी। जेरी कैसे रिलेट करता है मैरी से? फिर से हम पहली स्टेटमेंट को देखेंगे। जेरी इज मदर, कहा गया है कि जो जेरी की मदर है, जेरी इज मदर इज वाइफ ऑफ मैरी। जेरी इज मदर इज वाइफ ऑफ मैरी। ये जो मदर है ये किसकी वाइफ है? मैरी की वाइफ है। अगर ये पर्सन वाइफ है इसकी, तो ये एक मेल पर्सन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। तो आपको क्या दिख रहा है जेरी मैरी से कैसे रिलेट करता है? आप कहोगे दिख रहा है, नहीं, हमें जेरी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। जेरी कैन बी द सन, जेरी कैन बी द डॉटर। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें स्लैश आ गया, मतलब पॉसिबल केस बन रहा है पर स्पेसिफिक आंसर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये आंसर में नहीं आया, निकाल पाया मतलब। ठीक है, चलो भाई
मोहिनी एंड कनिका आर सिस्टर ऑफ जेरी। अब यहां से सेकंड से पता चला कि मोहिनी एंड कनिका जो है वो सिस्टर्स हैं। सिस्टर मतलब दोनों सिस्टर हो गई और जेरी की। क्या आप यहां से ये बता सकते हो जेरी की मेल होगा या फीमेल होगा? अगेन नहीं पता कि जेरी मेल है फीमेल है, और वैसे भी यहाँ पे तो मैरी ही इंक्लूड नहीं है। सेकंड वाला तो आप वैसे ही कैंसिल आउट कर, बट कर आप इसके बाद देखो, जब आप दोनों को इंक्लूड भी करोगे ना, इन दोनों को इंक्लूड भी करोगे तो भी जेरी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। तो आंसर में क्या आएगा कि दोनों हैं आपस में, दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं निकल पाया। बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब 1 by 1 आगे चलते हैं और इसको ट्राई करते रहो आप। ठीक है, प्रिया इज मदर ऑफ पवित्रा हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ लकी। हाउ मेनी, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन अब आपको स्टेटमेंट में मतलब क्वेश्चन में दी गई है। प्रिया, यहाँ पे मैं पहले ही स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है। प्रिया इज द मदर, प्रिया इज द मदर ऑफ पवित्रा। ठीक है, हु इज द ओनली सिस्टर, हु इज द ओनली सिस्टर का मतलब है ये फीमेल हो गई क्योंकि ये हु इसी के लिए है। तो हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ लकी, अगर लकी की वो ओनली सिस्टर है, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ लकी, क्या लकी एक मेल और फीमेल आपको पता चल गया? क्या लकी एक मेल फीमेल है आपको चल गया पता? नहीं, क्योंकि लकी की ओनली, अगर मान लो मैं एक फीमेल हूं और मेरी एक सिस्टर है, तब भी तो वो मेरी एक फीमेल ओनली फीमेल सिस्टर हुई ना, सॉरी ओनली सिस्टर हुई ना। अगर मैं फिर भी फीमेल हूं और मेरे कोई बहन है तब भी तो वो मेरी ओनली सिस्टर ही होगी। तो लकी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ? क्लियर। और मैंने आपको ब्लड रिलेशन में सिखाया है कि किसी का भी नेम से आप उसके जेंडर को नहीं डिफाइन करोगे। हाउ मेनी ब्रदर्स डज पवित्रा हैव, कितने ब्रदर हैं पवित्रा के? तो अब एक चीज ध्यान दो कि प्रिया के 3 चिल्ड्रन हैं, प्रिया के 3 चिल्ड्रन हैं। अगर मैं यहाँ पे से 1, 2 और तीसरा और बनाना का ट्राई करूं, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी, अब फर्स्ट को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें ही गिवन इन्फॉर्मेशन में कि प्रिया हैज 3 चिल्ड्रन। अब पवित्र की एक ही सिस्टर है तो यहाँ पे एक ब्रदर होगा इनका। फिर भी हमें नहीं पता चलेगा कि लकी एक फीमेल है या मेल है, राइट? तो हमें नहीं पता चलेगा कि पवित्र का एक ब्रदर है या 2 ब्रदर हैं। ओके, क्लियर है? चलो, मोनिका इज द ग्रैंड मदर ऑफ पवित्रा एंड हैज ओनली 1 डॉटर। मोनिका जो है वो ग्रैंड मदर है पवित्रा की, और उसकी किसकी एंड किसके लिए? मोनिका के लिए। तो मोनिका की ही एक डॉटर है। तो यहां से भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि मोनिका की डॉटर हो ना हो उससे हमें कोई यहाँ पे काम नहीं है, वो इसमें हेल्प नहीं करेगा। तो हमें क्या मिला कि दोनों से ही आंसर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप चूज करोगे। क्लियर है? दोनों को यूज करके भी आपको नहीं पता चलेगा कि पवित्रा के टोटल कितने भाई हैं इसके अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे से। अभी हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू कैसे रिलेट करता है? तो पी हैज ओनली 1 सन एंड 2 डॉटर्स, पी का एक सन है और 2 डॉटर हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से बन गया ये, पी हैज ओनली 1 सन एंड 2 डॉटर। तो यहां से तो आंसर नहीं आ रहा, क्यू का तो है ही नहीं यहाँ पे कोई। नेक्स्ट सेकेंड वाले स्टेटमेंट से देखोगे अगर आप, तो क्यूज ब्रदर, जो क्यू का भाई है, क्यूज ब्रदर, तो जो क्यू का भाई है इज सन ऑफ, इज सन ऑफ कौन? क्यू का भाई इज सन ऑफ। तो ये जो भाई है ये सन है किसका? पी की वाइफ का। अगर पी की वाइफ, देखो अगर पी की वाइफ का कोई सन होगा, मान लो आपकी वाइफ का कोई सन होगा तो आपका भी तो सन ही होगा। तो यहाँ पे पी की वाइफ का सन है, दैट इज पी का सन है। सिंपल अभी हम ये बना सकते हैं, पी का सन हो गया। तो यहाँ पे क्यू कैसे रिलेट कर रहा है पी से? सेकंड से भी नहीं आ रहा आंसर। तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड अलोन से तो हमारा आंसर नहीं निकल रहा है यहां से। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है कि क्यू का क्या रिलेशन है, तो क्यू का जेंडर भी तो क्लियर होना चाहिए ना। जेंडर तो क्लियर हो ही नहीं रहा।
अब उसने कहा दोनों को ऐड करो। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें यहां से ये मिलता है कि भाई मेरे पास पी के 3 बच्चे हैं। पी के कितने बच्चे हैं? 3, जिसमें से एक सन है, ओनली 1 सन और 2 डॉटर हैं। तो एक सन है और बाकी की दोनों क्या है? डॉटर हैं। अब आपको ये तो पता है क्यू का भाई अलग इंसान है, मतलब जो ये सन वाला पर्सन है वो अलग है और क्यू कहीं यहां होगा। ये इन दोनों में से कोई भी डॉटर क्यू होगी, क्योंकि क्यूज ब्रदर बोला था उसने, और क्यूज ब्रदर मतलब पी का सन, और एक ही सन है पी के पास। तो क्लियर हो चुका है इन दोनों को ऐड करके कि क्यू इज अ फीमेल हेयर। क्यू क्या है? फीमेल। और इस पूरे डायग्राम से आप देख सकते हो कि क्यू डॉटर लगती है पी की। क्या लगती है? क्यू इज डॉटर ऑफ पी। हो गया? तो आपके पास यहां पे क्या हुआ? दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है। तो थोड़ा सा ना आपका पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कि आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होने चाहिए। जब उनको सॉल्व करोगे तभी यहां दिमाग भी लगता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज आपको ऊपर चलना पड़ता है, तब जाके आप आराम से सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये है कि कुछ चीजें कंफ्यूज जरूर करेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा तो थोड़ा बहुत आप समझ पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो इन 3 स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो, और अलग अलग आपके पास यहाँ पे क्या है? ऑप्शंस हैं। याद रखिएगा, जब भी मेरे पास 3 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट हो, मेनली 2 से ज्यादा हो, तो हमेशा हम सिर्फ ऑप्शंस को ही देखेंगे पहले, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई करेंगे। अब कितने कॉम्बिनेशन बना लोगे, है ना? तो यहाँ पे हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी? डॉटर इन लॉ पी की कौन है? सिंपल क्वेश्चन, डॉटर इन लॉ बता दो कौन है। नेम, मतलब इसका हु इज द डॉटर इन लॉ पी का मतलब एक नेम डिफाइंड होना चाहिए वहां पे। तो फर्स्ट आपको कहा गया है ओनली सेकंड इज रिक्वायर्ड, तो सेकंड से आंसर आ जाएगा मतलब। तो आपके पास देखो, सेकंड को ट्राई कर रही हूं मैं। पी इज द वाइफ ऑफ यू। पी जो है वाइफ है यू की। यू इज द फादर ऑफ एन। अब यहां से आप पी की डॉटर इन लॉ बता पा रहे हो? नहीं, राइट? तो सेकंड से तो नहीं आ रहा, मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से ट्राई करो। अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखो, फर्स्ट में क्या है? ये है कि आर इज द ब्रदर ऑफ एन। तो यहां पे मैं ऐसा करती हूं, ऑप्शन नंबर बी बना लेते हैं अब। तो आर जो है वो एन का ब्रदर है, ऐसे यहीं से हमने ऐड कर दिया। एस, क्योंकि हम दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं ना, इसको यूज कर रहे हैं, अभी इसको यूज कर रहे हैं। तो एस इज द मदर ऑफ टी। अब यहाँ पे एस कहीं पे भी होगा, हमें नहीं पता। आर इज द ब्रदर ऑफ एन और एस कहीं ना कहीं मदर है टी की। ठीक है, तो ये तो अलग अलग फैमिली ट्री हो गए। हमें नहीं पता चला कि कौन है डॉटर इन लॉ उसकी पी की, तो ये भी नहीं आया। अब थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास सी ऑप्शन है, इसे ट्राई कर लेते हैं, बोथ सेकेंड एंड थर्ड का। सेकेंड एंड थर्ड में पहली बात तो यही था कि पी जो है वाइफ है यू की, और यू फादर है एन का। टी जो है वो सन है, ठीक है? टी इज द सन ऑफ एन। टी जो है वो एन का सन है ना? यू हैज 2 चिल्ड्रन। अब यू के 2 बच्चे हैं भाई, ठीक है? पर इतनी फैमिली ट्री से मैंने अभी ये दोनों कंबाइन कर दिए। ध्यान से देखो, पी वाइफ है यू की, यू फादर हो गया, टी जो है वो सन हो गया एस एन का ही, और यू के 2 बच्चे हैं। तो इतने फैमिली ट्री मैंने बना दिया, फिर भी यहां से क्लियर नहीं हो रहा कि पी के डॉटर इन लॉ कौन है भाई। पी की डॉटर इन लॉ कौन है? तो यहां से भी आंसर नहीं आ रहा। अब लास्ट ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन की ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर आर रिक्वायर्ड, मतलब पहली दूसरी तीसरी को ऐड करके करो। तो आपने ऐसा किया, यहाँ पे यहाँ ट्राई यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? डी ऑप्शन यहाँ बना लेते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इतना तो ऑलरेडी कहां से है? सेकेंड एंड थर्ड से। तो देखो, मुझे अलग से फिर से दिमाग नहीं लड़ाना है, मुझे दिमाग दोबारा से पढ़ना नहीं है, ये यहीं से तो मैंने ये बनाया है। तो इतना मैं सेकेंड और थर्ड से मिला के बना देती हूँ कि पी जो है वो वाइफ है यू की, और यहाँ पे ये एन हो गया, और यहाँ पे टी हो गया, और यहाँ पे एक इधर। क्लियर?
चलो, अब आपके पास यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट भी ऐड कर दो। आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर जो है एन का ब्रदर है, एस जो है वो टी की मदर है। अब आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे टी का एक पेरेंट तो ऑलरेडी है, और एस अगर मदर हो गई तो एस यहाँ पे इससे मैरिड ही होनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अगर एन भी पेरेंट है और एस भी एक पेरेंट है तो दोनों को मैरिड होना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हो कि पी की डॉटर इन लॉ कौन है? यस, अगर ये मदर है तो ये एक मेल होगा और ये एक फीमेल है, पी की डॉटर इन लॉ एस निकल के आ गई, तो एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो आंसर आ गया कि नहीं आया? आ गया है, ऑप्शन नंबर डी से आंसर आया, सिंपल। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो। थोड़ा सा हमें समय लगा, थोड़ा सा सोचना ज्यादा लगा, थोड़ा सा ऑब्वियसली मेहनत तो लगेगी। ऐसा भी नहीं है कि ना हर क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ये तो किसी ने कहा ही नहीं। अब आप यही मान के बैठे हो कि बस कुछ सेकेंड्स का काम होगा तो कैसे चलेगा? कुछ क्वेश्चंस आपको मिक्स वो भी तो देंगे, थोड़ा सा भाई कुछ आसान है, कुछ थोड़ा मॉडरेट है, तो मॉडरेट में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी डॉटर्स डज ए हैव? ए के पास कितनी डॉटर हैं? ए की कितनी डॉटर हैं जनरली? अब पूछा गया है 3 स्टेटमेंट में। अब अगेन मैं करूंगी एक एक ऑप्शन को ट्राई, ठीक है? तो पहला ऑप्शन यहां पे से ट्राई कर लेते हैं, ए ऑप्शन, सेकंड वाले को। तो डीज फादर ई इज हस्बैंड। देखो ये ढंग से पढ़ना है इसको, डीज फादर ई इज हस्बैंड ऑफ ए। तो जो डी का फादर ई है वो ए का हस्बैंड है, ये कहा गया है यहां पे, इसको गलत मत पढ़ लेना, ठीक है? एफ एंड जी आर सिस्टर्स ऑफ डी, तो एफ और जी हमारे पास डी की सिस्टर्स है, ये क्लियर हो गया। पर हमारे पास ए की कितनी डॉटर है ये नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि डी का मेल और फीमेल हमें यहां पे क्लियर नहीं हुआ अभी, ठीक है? तो हमारे पास डी कैन बी अ मेल, डी कैन बी अ फीमेल, तो ये हो गया कैंसिल आउट। अब बी ऑप्शन देखो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड के पास हमारे है, अगेन बी इज द हस्बैंड, और सेकंड वाला तो हमने यही कर लिया था, इतना तो हमें यहीं से पता है, ये वाला तो हमें यहां से इतना पता है ना? बी इज हस्बैंड ऑफ सी एंड फादर इन लॉ ऑफ ए। अगर यहां पे से ए का फादर इन लॉ लगेगा बी, तो बी यहां कहीं आ जाएगा, है ना? और हस्बैंड ऑफ सी का मतलब है ऐसे आ जाएगा। कि यहां से मुझे पता चल रहा है कि ए के कितनी डॉटर है, अगेन नहीं पता चल रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अब आप ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के लिए हमारे पास है, सेकंड वाला तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगेन सेकंड वाले की इंफॉर्मेशन यही है ना, इसलिए मैं बार बार इसे ये बना रही हूँ और बार बार रीड नहीं कर रही हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास। अब इसमें थर्ड भी ऐड करो। अब की बार थर्ड में कहा है कि ई हैज 3 चिल्ड्रन, ए के 3 बच्चे हैं, राइट? 3 बच्चे दिख गए, जिसमें से ओनली 1 इज अ बॉय और सन जो भी है, तो ओनली 1 इज अ बॉय। इसका मतलब जो बचा हुआ तीसरा पर्सन है वो उसका बॉय होगा, वो उसका सन होगा। तो क्योंकि ये फीमेल है तो थर्ड ही 3 ही चिल्ड्रन है उसके, और तो ज्यादा है नहीं। तो यस, यहां से आंसर आया कि बोथ सेकंड एंड थर्ड आपके करेक्ट होंगे, क्योंकि सिर्फ थर्ड से भी यूज करके नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ए के लिए पूछा गया था, है ना? तो आपके पास सी ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस हेयर। ओके, चलिए, सो आई होप this is clear to all of you. Now we will solve this particular question. इसको solve करो, थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। There are 7 persons, कितने पर्सन है हमारे पास? 7 in a family of 2 generations, सिर्फ 2 जनरेशन है, और no single parent in a family is parent. No single person का मतलब है कि कोई भी अगर एक पर्सन का सन या डॉटर बना हुआ है तो वो सिंगल नहीं होगा, वो मैरिड होगा। कि नो सिंगल पर्सन इज द पेरेंट, मतलब कि अगर सी डी का फादर है या मदर है जो भी है, तो सी को मैरिड होना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल नहीं हो सकता इस कंडीशन के हिसाब से। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, एक्स इज द
मदर इन लॉ ऑफ वी, एक्स जो है मदर इन लॉ है वी की। मदर इन लॉ कैसे बनाओगे? इस तरीके से, एक्स के किसी बच्चे से यहाँ पे वी मैरिड होगा भाई, है ना। टी इज द सन ऑफ यू, टी जो है वो यू का सन है। टी मैरिड नहीं है वी से, याद रखना टी जो है वो मैरिड नहीं है वी से। आर इज नीज ऑफ एस, आर जो है वो एस की नीज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एस यहां है। आर फर्स्ट जनरेशन में, एस सेकेंड जनरेशन में, क्योंकि दो ही जनरेशन का फैमिली ट्री है, तो ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी जनरेशन में है। एस हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, अब यहां से क्लैरिटी मिल गई कि जो एस है वो ब्रदर इन लॉ है। वन सेकेंड, आर इज द नीज और के, वन सेकेंड ये उल्टा बना दिया हमने, आर यहां आएगा एस यहां आएगा भाई। आर इज द नीज ऑफ एस, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स का ब्रदर इन लॉ है। अब यहां से एस अनमैरिड दिखाया है। अब जब भी अगर मेरे पास ये रिलेशन हो कि एस इज ब्रदर इन लॉ या सिस्टर जो भी है, सिस्टर इन लॉ वाले रिलेशन, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वाले रिलेशन में ब्रदर इन लॉ क्या बोला था, एक्स, तो दो चीजें बनती है हमारे पास, दो चीजें बनती है। एक बार तो होगा कि एस के सिबलिंग से एक्स मैरिड होगा, और एक बार है कि एस के पार्टनर की तरफ से एक्स सिबलिंग होगा। दोनों ही केस में अगर एस ब्रदर इन लॉ है तो यहां पे एस, एक बार हमने एस के सिबलिंग की तरफ से एक्स रिलेट बताया ब्रदर इन लॉ, और एक बार एस अपने पार्टनर की तरफ से हो गया, है ना। आप खुद को इमेजिन कर लो, सपोज आप एस हो, सपोज आप क्या हो यहाँ पे एस हो, तो आपके पास सारा ये चीज हो गया। एंड यहां पे हम अगर आगे बढ़े तो एस को कहा है अनमैरिड है, एस अनमैरिड है मतलब मैरिड ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल ही आउट हो गया ना, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये केस तो बना ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया। तो अब यहां से आप इसको यहां पे मैच कर सकते हो कि एक्स जिसका पार्टनर है, एक्स का जो भी पार्टनर है उसका सिबलिंग है एस या ब्रदर है एस। क्लियर, इतना बना दिया हमने। अब आर को उसने कहा कि आर जो है वो नीज है। अब आर कैन बी द पर्सन हियर, बट हमें अभी नहीं पता, तो आर यहां कहीं आएगा, वो मुझे अभी पता है, छोड़ो इसको। W is not married, sorry, W is married but not to V, W V से मैरिड नहीं है पर मैरिड है। अब आपके पास सिर्फ 7 लोग हैं और सिर्फ 2 ही जनरेशन है, जिसमें से R भी यहाँ आएगा, T भी यहीं कहीं आएगा, क्योंकि U ऊपर के जनरेशन में आ गया। अब टोटल 3 पर्सन का सिचुएशन मतलब रिलेशन स्टैब्लिश्ड है, बट एक तो 3 पर्सन यहाँ पे आपके जनरेशन क्लियर है। W का भी हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, पर मैरिड है, दैट इज क्लियर। अब अगर यहां पे एस एक्स जो है ऐसे बनाया हुआ है, अब देखो टी मैरिड हो सकता था वी से, बट टी को उसने पहले ही बोल दिया कि टी मैरिड नहीं है वी से। बचा कौन मैरिड होने के लिए? आर बचा है। आर बचा कि नहीं बचा? तो आर आपका यहां पर आ गया, क्योंकि उसने डब्लू बोला, डब्लू भी तो मैरिड हो सकता था ना, क्योंकि देखो अब यहां पे बचा डब्लू, भी हमें नहीं पता, डब्लू यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता है अभी के लिए। तो देखो अब W यहां और यहां, सपोज W मैं यहां रखूं तो W अगर मैरिड बना सकते थे हम V से, बट उसने ऊपर दे रखा है कि नहीं है, तो बचा कौन? सिर्फ R ही तो बचा, बाकी सब तो इधर हो गए। U तो ऊपर ही रहेगा, नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही जनरेशन है। तो इट इज क्लियर कि R ही मैरिड है, और R अगर नीज है तो यहाँ पे एक फीमेल हो गई और ये एक मेल हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसने कहा कि आपके पास यहाँ पे T भी इधर ही आएगा, है ना, और W का अभी हमें नहीं पता। अब अगर मैं बताऊं कि T जो है वो सन है U का, है ना, T जो है वो सन है U का, तो कैसे बैठ रहा है यहाँ पे? अब बताओ आप कैसे बैठ रहा है? तो U यहां पे हमें रखना पड़ेगा और T आपको यहां पे रखना पड़ेगा। क्लियर है? राइट। और आपके पास W मैरिड है ही, तो W को यहां पे मैरिड कराना पड़ेगा, क्योंकि S तो अनमैरिड है, S तो मैरिड हो नहीं सकता, तो इसलिए आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 7 मेंबर हो गए, W मैरिड हो गया, S अनमैरिड है। अगर किसी के मन में आ रहा है कि हमने यहाँ पे W क्यों नहीं रखा, क्योंकि W तो मैरिड था, तो वो यहाँ पे भी हो सकता था। अगर सपोज देखो अभी मैं यहाँ पे अगर W को रखूं, है ना,
W को यहाँ रखूं और T तो यहीं आना है, दैट इज क्लियर, और U यहाँ आना है, दैट इज क्लियर, है ना। तो U अलग से मैं सन बनाऊं, ऐसे तो मैरिड U को मैं करा नहीं सकती। इसका मतलब अगर U पेरेंट है T का तो U हैज टू बी मैरिड ना, U को मैरिड करवाना ही पड़ेगा। अब ऊपर वाली जनरेशन में U के साथ मैरिड कराने के लिए एक ही मेरे पास पोर्शन खाली है, एक ही ब्लैंक खाली है, तो इसलिए यहाँ पे W आप नहीं रख सकते थे। ओके है, ठीक है, क्योंकि हमारा फिर फिट नहीं बैठता, चीजें ये अलग छूट जाता, और इसके लिए हमें फिर एक नया मेंबर यहाँ पे चाहिए होता। हो सकता है यू यहाँ पे आ जाता, इसका भाई बन जाता, इसका भाई बन जाता, और फिर किसी और से मैरिड हो जाता, पर हमारे पास 8वां मेंबर तो है ही नहीं ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, फैमिली ट्री में यू फाइनल हो गया, यहां आएगा, टी इधर आ जाएगा, टी का आई, तो ये कंप्लीट फैमिली ट्री आपका बन गया। ओके, अब इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे कि भाई हाउ इज वी रिलेटेड टू टी। तो वी टी से कैसे रिलेट दिख रहा है, ब्रदर इन लॉ की तरफ से दिख रहा है, वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू द सिबलिंग ऑफ यू। सिबलिंग कौन है यू का, यही है, ठीक है। तो W ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ ही लग जाएगी, अगर वो मतलब इसकी डॉटर इन लॉ है तो इसकी भी डॉटर इन लॉ हो जाएगी वो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू, इनमें से ट्रू कौन है। W सिस्टर इन लॉ है R की, यस दैट इज करेक्ट। T सन है X का सन है, ये भी करेक्ट है। V सन है U का, ये नहीं करेक्ट है। और यहाँ पे आपके पास बोथ A एंड B आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर D चूज करेंगे, क्योंकि दोनों आपके पास ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D। ओके, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क में इस बार मैं इसके बेस पे आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको जरूर सॉल्व करना, ओके। और ऑप्शन में मुझे बताना, सॉरी कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर क्या निकाल के लाया है आपने, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड यहाँ पे अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो एक कोर्स के जरिए हमसे जुड़ना चाहता है, आपको लगता है एक कोर्स आपके लिए अभी बेटर ऑप्शन रहेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओ, ना कि सिर्फ वीडियोज़ के से प्रैक्टिस कर पाओ, साथ में आप टेस्ट वगैरह भी दे पाओ, क्योंकि टेस्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें नीड होती है, ठीक है। तो आपके पास ये यूपीएससी सीसेट का जो मास्टर कोर्स है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। यहाँ पे आपके लाइव क्लासेस भी होती हैं जो आपके एग्जाम से पहले होती हैं। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं जो आपके बिल्कुल बेसिक्स से लेकर आपका यूपीएससी लेवल तक क्लैरिटी लेके आती है। आपका मॉक टेस्ट वगैरह मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर। आपका यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी, हर एक सेक्शन का 3 सेक्शन है ना, और आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, हर एक टॉपिक के टेस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। फिर आप वैलिडिटी भी यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हो इस कोर्स की। एंड साथ ही आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं जाना है, आपको पहले डेमो लेक्चर्स लगाने हैं इस कोर्स के, आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली फ्री हैं और यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी प्लस कुछ टेस्ट मिलेंगे, उनको दीजिए और तब देखिए कि आपके लिए क्लासेस जो है, आपके लिए कोर्स जो है वो हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और तब आप यहाँ पे अपना एक डिसीजन ले सकते हो, एक सही डिसीजन जो आपके लिए ठीक हो, ओके। अब यहाँ पे आप एनरोल कैसे कर सकते हो, एक तो आपको इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, आप एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड, आप देखोगे edutap.in की वेबसाइट पे, तो edutap.in की वेबसाइट पे आपको कोर्स का वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हो। ये edutap.in की वेबसाइट है, आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। कोर्सेज अगर मैं चूज करूँ यहाँ से तो सीसेट कोर्सेज पे आपको जाना होता है। सीसेट कोर्सेज पे आपको जाकर यहाँ पे आपको ऐसे करना होता है, ये स्क्रॉल करोगे ये कोर्स आपको दिख गया ऐसे, और यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो इसमें। डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, तो यहाँ पे से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ओके। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी ये क्लासेस तो आपके साथ हैं ही और हम आपका प्रॉपर मतलब साथ देते हैं कि जब आपका नेक्स्ट ईयर तक भी यूपीएससी सीसेट का एग्जाम आए तो आप बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए हो, कॉन्फिडेंस आप में बहुत हो, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मतलब स्मूथली चीज़ें चले, स्मूथली आपकी तैयारी रहे। 1 बाय 1 ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ पढ़ लो, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, है ना। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है तो बस उसी हिसाब से भी हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे हम अभी से इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि जैसे मुझे बाद में हेक्टिक नहीं चाहिए चीज़ें, है ना, बाद में मुझे सब कुछ एक साथ नहीं करना है।
रिवीजन सबका करना है, फिर इसका भी करना है, तो ये चीजें मुझे नहीं झेलनी है। तो इसलिए हम अभी से एक एक करके सॉल्व करें, है ना। तो आपका भी ये माइंडसेट रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है।